तो राम राम दोस्तों। देखो, मैं लाइट के सेशन लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसके मैंने पार्ट बना चुका हूँ। इसके बहुत सेवन पार्ट्स या 8 पार्ट में इसके बना चुका हूँ, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। और ये मत सोचना है 1 1 घंटे की वीडियो है पार्ट्सों में, नहीं। आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट ऐसी वीडियोस है, ठीक है। तो आराम से अगर आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई करी तो मेरे 4 पार्ट देख लोगे आप। 4 पार्ट में जानते हो रिफ्लेक्शन पूरा समझ लोगे। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले कुछ कुछ शुभ काम करने से पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। आपके घर वालों ने ये बात आपको सिखाई होगी, नहीं सिखाई तो आप उनको बताओ कि ऐसा होता है। और जब विद्या की बात करते हैं, जो जय सरस्वती मैया, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन नहीं आता तो जाके कहीं से पढ़ के आओ, चाहे बुक से पढ़ के आओ, किसी और टीचर से पढ़ के आओ, या फिर मेरी वीडियो देख के आओ। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल समझ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ के आना होगा, ठीक है। मैंने इसका ऑलरेडी पार्ट बना चुका है, अगर आप सुइटेबल समझते हैं तो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ बेसिक समझा रखा है। तो ये एच रहेंगे, ये एल है, और छोटा कर दे रहा हूं आपको एच ना लगे। तो ये क्या कह रहा है, देखो, मैं पिछली क्लास में भी बताया था, एन को डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते कैसे वो देखो, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास ड्यू टू वाटर। चलो इसको मीडियम को हटाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ड्यू टू वाटर। देखो, हम पहले वाला पकड़ते हैं, जो एन के पास हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या फिर हमें दे रखा है। तो हमारे पास दो गिवन है, एक तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है। अब इसका ये अब सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट। मैं इस लाइन को ए क्यों लिखूं, यहाँ पे मैं डब्ल्यू क्यों लिखूं। मैं एक लिखने के लिए मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई। इसकी मेहनत इसलिए है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। ये एयर में क्या पता वाटर, गिलास से वाटर जा रहा हो या फिर वाटर से गिलास जा रहा हो, तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वैल्यू के साथ। मतलब अब 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 एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग, मैंने बोला एक बिल्डिंग वो 3 गुना बड़ी है दूसरी बिल्डिंग से, और मुझे एक और बिल्डिंग दिख गई। एक, चलो, बुर्ज खलीफा देख लिया, अब मैं ये कहूंगा कि वो बिल्डिंग 2 गुना बड़ी है या फिर बराबर ही है। ऐसा होता है ना, सबके साथ अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाते हैं। मेजरली जो आपकी बुक में है वो चेंज नहीं होते, वो एब्सोल्यूट है, इसलिए ठीक है। तो पढ़ते कैसे, मैंने आपको समझाया। पहले जो एन के पास होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल के पास होगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू से भी डिनोट करते हैं, न्यू से। आपकी जानकारी से बता दूं, लेकिन इसका अभी 10th में कुछ काम नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ड्यू टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ड्यू टू एयर, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाइयों, तो मेरे को दो चीजें गिवन है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ड्यू टू वाटर। भैया केस बेस स्टडी पूछा है, अगर 5 बार आपके बोर्ड लगातार हुए हैं पहले पहले तो उसमें से 3 या 2 बार देखी गई है इसकी केस बेस स्टडी या फिर इसके क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दो चीजें गिवन है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, VG, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक ठीक दोस्त, ठीक है।
तो अब देखो, तो मेरे को ना तो VW पता ना VG पता, मेरे को ये लेकिन ये पता है, तो इसको लगाकर मैं इन दोनों को निकाल नहीं सकता, तो मुझे इन दोनों में से एक और वैल्यू चाहिए। चलो मुझे नहीं आती इनको निकालना, मैंने यही छोड़ दिया, मेरा दिमाग घूम रहा था। इसका देखते हैं, इसके फॉर्मूले से कुछ बनना है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर में इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने सिखाया था। अब देखो यहाँ पे एयर आ रहा है, फर्स्ट मीडियम में एयर आ रहा है, फर्स्ट मीडियम में एयर आ रहा है, फर्स्ट मीडियम में एयर आ रहा है, बोलो मेरे साथ, फर्स्ट मीडियम में एयर आ रहा है, फर्स्ट मीडियम में एयर आ रहा है। तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट है, इसमें फॉर्मूला C/V, और जो V किसकी स्पीड होगी, वाटर की। तो मेरे को VW मिल जाए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है और C की वैल्यू पता है, C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसकी तो भाई सबको पता है, मैंने लिखवाई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को यहाँ से VW मिल जाएगा, और जब थोड़े, चलो बाद में ही देखते हैं, पहले VW निकल सकता तो निकालो, पहले VW निकल रहा है तो निकालो, C/VW। तो NWA की वैल्यू हमें 4/3 दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। C क्या है, मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और VW हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे भैया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो VW 4VW 4 इंटू में, ठीक है, चलो दूर दूर लिखते हैं यार, आपको समझ नहीं आएगा, आप स्टेप बढ़ाओ, आप भी स्टेप बढ़ा के लिखे है ना बोर्ड में, भाई स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो 4VW 4 इंटू VW 3 इंटू 3 × 10⁸, जब ये डिवीजन में से उधर जाएगा तो इंटू में, तो ये VW का 4 जो मल्टीप्लिकेशन में वहां पे डिवाइड में जाएगा, 3 इंटू 3, इसको 9 बोल सकता हूँ, 3 इंटू 3 9 होते हैं, और 10⁸ अपॉन वो 4। अब भैया इसको काट लो, इसको काट लो भैया, 4 2 जा, पहले VW बनाएंगे, 4 2 जा 8, चलो यार भाग दे के कर लो, मैं 4 2 जा 8। अगर आपको कंफ्यूजन है अपने आंसर पर, और आप फिर आलसीपन मत करो, रफ पे जाके तुरंत चेक करो। अगर आपको डिवाइड में कंफ्यूजन है, दिमाग में अगर कंफ्यूजन है, ऐसे कर रहे हो 9 ऐसे करेंगे तो 1 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, तो ये तो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन को मत रखो, करके देख लो चुपचाप, नहीं कुछ नहीं, 2 सेकंड जाएंगी। 4 2 जा 8, देखो पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, तो 4 2 जा 8, फिर से 2, 4 5 जा 20, हमेशा पॉइंट के बाद एक एक माफ कीजिएगा, एक पॉइंट के बाद 2 वैल्यू निकालना करो, तो 2.25 × 10⁸ ये मेरी इसकी वैल्यू हो गई। इसकी कोई यूनिट नहीं है, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ भैया, है जी, इसको चलो देखो, हाँ सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये निकालने हुए दिया होता, ये वाला, ये जो पार्ट है, तो आप इसको पॉइंट में निकाल के आना, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर कीजिए, न्यूमेरिकल्स में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसकी बहुत सी वो है। अगर आप इस वैल्यू को 2.25 × 10⁸ को उसमें लगाओगे, तो आप पर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सॉल्व नहीं हो पाएगी। बहुत से लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी पर नहीं हो पाती। ये एक फिनोमेना है भैया, एक चीज में कोई बेहतर है तो दूसरा कोई बेहतर नहीं है, ऐसा समझो। और भैया मैं ये कह रहा हूं कि आप
ये समझ रहे हो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, या फिर मेरी उम्र कम है तो अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, या फिर दूर से देख के निकल जाऊंगा, नहीं यार। उसको देखो, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अब आपको कोई हाईटेक वीडियो मिले, उस पर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ा उम्रदार, मतलब ठीक लग रहा है जो पढ़ाने जैसे टीचर्स होते हैं, और वहां पे डिजिटल बोर्ड भी दिख रहा है, आप उसको चला लोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ कि हाँ ये अच्छा पढ़ाएगा। भाई उसकी कब, उसकी चीजों को देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते कि वो अच्छा पढ़ाएगा नहीं। तो यार अगर मेरी विद्या समझ में आ रही है तो ये क्या मायने रखते हैं, डिजिटल बोर्ड क्या मायने रखता है, ये क्या मायने रखता है, कुछ नहीं। पढ़ाई समझ में आ रही है तो सब कुछ समझ में आ रहा है, समझे। हाँ बस उससे थोड़ा इजी काम हो जाता है, नहीं लेकिन विद्या तो इससे भी मिलेगी, समझ में आया। तो मैं ये कह रहा था, इस वैल्यू को लगाने से अच्छा, अगर आपको VW की वैल्यू कहीं लगानी है और वो पॉइंटों में आ रही है तो उसको कन्वर्ट कर लिया करो 100 या फिर किसी और में, समझे, किसी चीज में उसको क्या कर लिया करो, उसको पॉइंट डिवीजन में, माफ कीजिएगा, उसको कर लिया करो। अब मेरे को यहाँ पे पॉइंट, मतलब जो पॉइंट वाली संख्या है उसको यहाँ पे लगाना है, और फिर इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इससे अच्छा आप एक एक्सपेंड वैल्यू लगाओ। अगर आपको आंसर दिखाना है कि हाँ यही पूछा है, यही पूछा है, तो इसको लिख के आना। अगर न्यूमेरिकल दूसरे इक्वेशन में लगाना है तो ये वाली वैल्यू इसमें लगा के देखो। दोनों से कराऊंगा, दोनों से करवाऊंगा आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए। 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4 VG हमें नहीं पता, और इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू लगाई देते हैं, इसकी वैल्यू अपन 4/4। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन में 4/G है, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला, ये छोटी संख्या है बड़ा, तो VG इंटू में बन जाएगा, और ये 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4। अगर आपने ये वाली वैल्यू निकाल ली है तो धन्यवाद, इसको मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। नहीं उतार पाए तो पॉज कर लेना, पीछे कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड करता हूँ तो इसमें कोई अच्छी। तो जब ये जो स्पीड इन गिलास है, और जो इसके कोएफिशिएंट में 5/4 है, उधर जाएगा, तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁸ चलो एक एक करके भेजते हैं। जितना आप एग्जामिनर को दिखाओगे खोलकर, इतना खोलो मत, मतलब इतना एक्सपेंड करके, जितना एक्सपेंड करके दिखाओगे उतना अच्छा, और जितना बंद करके दिखाओगे उतना बेकार। अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, यहाँ पे जाके ये 4/5 पे इंटू हो जाएगा, नहीं, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अगर ऐसे दिखाओगे तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है मेरे दोस्त, एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर जो डिवीजन में था वो इंटू में चला गया, और जो VG का 5 है वो जो कि मल्टीप्लिकेशन में, वो डिवीजन में चला जाएगा। 5 इंटू 4 ये पहले से 4 था, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, और 9। देखो, अब कहीं पर आपको 5 दिखे, 2 दिखे, तो अगर आपको 10 की पावर कुछ दिख रही है ना, तो उसमें से एक 10 अलग कर लिया, उसमें से एक 10 अलग कर लो। क्यों, क्योंकि भाई 5 और 2 की संख्या आसानी इसको काट देती है। और अगर आपको नीचे डिवीजन में 10 भी मिल जाए तो बहुत 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 सही। ऐसा नहीं इसको खोलकर आप पॉइंटों में लाओ, बहुत लंबा प्रोसेस है। आप डायरेक्ट इसमें से एक 10 निकाल लो बाहर, और उसको काट दो, और फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 इंटू 10⁸7 मेरी VG आ गई। मेरा ये दो जो फाइंड करने के लिए पूछे थे तो निकाल दी। अब समझ में आया, ठीक है दोस्त, ओके,
ठीक है, तो समझ में आ गया। और भी अच्छे अच्छे, अब देखो एक केस बेस्ड स्टडीज भी आती है, उसको कराऊं पहले, उससे पहले एक एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज, भाई हाँ 95+ लाने हैं ना, या एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी यार बहुत बढ़िया है, तुम समझते हो एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है। उसके अगर एग्जाम से पहले जाना है तो उसकी एनसीईआरटी जितनी भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, पता है रेफरेंस बुक कब लेते हैं? रेफरेंस बुक तब लेते हैं जब आप जो कि एनसीईआरटी पढ़कर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो, तब लेते हैं रेफरेंस बुक। समझ में आया? जैसे रेफरेंस बुक का मतलब है जरूरत के वक्त, मतलब रेफरेंस बुक मतलब अपना कोर्स खत्म कर लिया, अब मुझे आगे और मतलब मन के लिए और पढ़ना, वो है रेफरेंस बुक। और तुम डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो जो आपके स्कूल में चलती है, जिसमें से पेपर आता है, भाई उसको पढ़ा करो। और हाँ मैं देखो एनसीईआरटी से पढ़ना है, और ऐसा नहीं है अगर आप 9th में से तुरंत आए हो एनसीईआरटी पढ़ लोगे आपको समझ में नहीं। पहले आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, वन शॉट नहीं तो न्यू वो पार्ट वार्ट वाली वीडियो देखो। अब देखो बैच बैच में मत पढ़ना, बैच खराब है, क्योंकि भाई बैच में भाई पैसे लगाकर फिर बंध जाते हैं, एक टाइम बच जाता है कि हाँ मुझे यही पढ़ना है। अगर आप बैच में नहीं पढ़ोगे तो आपके पास एक खुला टाइम है, कभी भी कहीं भी कैसे भी कहीं पर भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर, यूट्यूब भाई सबसे अच्छा, वहां पे बिना बैच के अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने तो केमिस्ट देखो, मैं सेशन ला रहा हूँ, सेशन तो मैं भी ला रहा हूँ। मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट निपटा दिया है पार्ट 7 में, और बहुत से न्यूमेरिकल्स और लाइव जो एक्सपेरिमेंट को समझे, जो बोलते हैं ना एक्टिविटी में क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने समझा है। मैथ के 3 चैप्टर मैंने समझा दिए, और लाइट का चैप्टर खत्म करके बायोलॉजी पर आऊंगा। तो मेरे दोस्त यूट्यूब इज बेस्ट। यूट्यूब पे पहले उस चैप्टर की वीडियो देख लो, और जितनी शुरुआत अगर तुम अभी से पढ़ रहे हो तो लंबी लंबी आराम से वीडियो देख देख कर आपकी पूरी जर्नी निकल जाएगी। मतलब पूरी 10th तक जब आप धीरे धीरे 10th खत्म करोगे तो आप सभी चैप्टर कवर कर लोगे, अगर अभी से पढ़कर और डिटेल वीडियो देखोगे। देखो डिटेल वीडियो पढ़ने का क्या फायदा कि आप एक लंबे समय तक याद रखोगे, और रोज पढ़ने का क्या फायदा कि आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक तो आपका सिलेबस खत्म, सब कुछ पढ़ लिया आपने, और वो आपको याद भी है, इतनी अच्छी बात है। तो एक बार YouTube से पढ़कर फिर एनसीईआरटी पढ़ा करो, उसके क्वेश्चन मारा करो, सब कुछ करा करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कराता हूँ, यहाँ पे देख लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि 30-30 मिनट की वीडियो है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ना चाह रहे हो, 1 घंटा पढ़ना चाह रहे हो, तो 2 पार्ट ऐसे ही खत्म, ठीक है। अगर 95+ आने तो 1 घंटे से तो काम नहीं चलेगा, आपको 2 घंटे पढ़ना, चलो 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में मेरे 4 पार्ट खत्म, तो बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ वो वाली वीडियोस तो भाई ये लगातार 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा रहे हैं। पहले तो 20-20 मिनट के ब्रेक्स होते हैं। ये बताओ अपने एक्सपीरियंस से बताना, जो आप 5 घंटे की वीडियो देखते थे वो आपको अभी मतलब अब जब 10th खत्म करोगे तब याद होगी, या फिर अब जो न्यूमेरिक जो मैं या फिर कोई और पार्ट वाइज बनाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 आधा घंटा का 25 मिनट का, वो आपको 11th में याद रहेगा। ऑब्जर्व करके देखना, सब कुछ ऑब्जर्व से, ये आपने जो थ्योरम पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन सब ऑब्जर्व से हुआ है। ठीक है, तो मेरा अच्छा अगला न्यूमेरिकल्स, तो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक ले रहा हूँ, ये देखो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है भैया, तो ध्यान से देखना। और हाँ अगर आपको किसी से कोर्स लेना है तो नया मत खरीदा करो, पुरानी बुक नहीं, ओल्ड, सुना है ना कहावत, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ उसमें बहुत सी अच्छी और अनोखी और एक्सपेंड फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अगला न्यूमेरिकल सुनो मेरे पास, तो मेरा एक न्यूमेरिकल, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब एयर से ग्लास में घुस रही है, और जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 150 है,
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एन, रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, सोचने दो। हाँ, हम गिलास का निकालना है तो रेस्पेक्ट में एयर होना चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब जानते हो, एयर से आ रही है। अगर मैं रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ ग्लास, तो गिलास से आ रही है। ठीक है, तो हमें वो 1.5 दे रखा है, 1.50। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, घबराने की वजह से। तो हमें क्या निकलना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास वीजी निकालना है, वीजी निकालना है। और हमें एक और चीज गिवन है सी। भाई पता है, तो एक बोर्ड की बहुत अच्छी बात है, एक तो वो हिंदी में लिख के देता है आपको सभी क्वेश्चंस को, और दूसरा आपसे जो क्वेश्चन में पूछेगा, आपके ज्यादातर आपको जो चीजें हैं वो गिवन में देगा। ऐसा नहीं है आपने कोई टेबल पढ़ ली और फिर एनसीईआरटी में कोई टेबल पढ़ ली आपसे, अब ऐसा नहीं है 3.10⁸ आपको पहले से याद होगी, ये गिवन देगा वो। हाँ सही बात है, आप आगो आपको याद है तो बढ़िया बात है। तो न्यूमेरिकल में बात करते हैं, तो एन जी ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ड्यू टू एयर, रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एयर से है भैया, एयर से आ रही है मतलब एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला जी अपॉन वी, और जब ग्लास की बात करें तो वी जी। तो मुझे इससे पता है, मुझे सी की वैल्यू पता है, वी जी मैं निकाल लूंगा। तो एन जी ए अपॉन सी अपॉन वी जी। एन जी ए की वैल्यू मुझे 1.50 दे रखी है, सी 3 × 10⁸ दे रखा भैया, और वी जी हमें निकालना है जी, वी जी निकालना है। अब वी जी को उधर लेके जाएंगे, 1.50 3 × 10⁸, वी जी जो 1.50 है वो उसको नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी काम इधर करेंगे, इधर करेंगे, तो Vg इंटू 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। अगर हम किसी का डिविजन वाली संख्या में या फिर ऊपर वाली संख्या में पॉइंट हटाते हैं, तो उसके जैसे ये डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में 0 चढ़ जाएंगे। अगर या ये अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता तो न्यूमरेटर में तो 100, क्योंकि 2 0 है तो 100 की पावर चढ़ेगी। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको काट पा रहा हूँ, 3 5 सब मतलब 3 में 3 5 से 50 मतलब 50 × 3 करूंगा तो 150 आएगा। तो 10⁸ इंटू 10 100 और नीचे क्या 50। अब देखो नीचे 50 आ गया, 50 आ गया मेरे दोस्त। तो 50 दूनी 50 कैसे, 50 दूनी 100 कह सकता हूँ, 50 दूनी 100 ही तो होते हैं, 50 50 100। तो 2 × 10⁸ हमारा स्पीड आ गई, हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्त, ओके ठीक है। कोई दिक्कत, कोई गलती हो तो बता दो भाई, गलती सबसे होती है, आपसे होती है, मुझसे होती है, सबसे होती है। अगर कोई गलती नहीं करता तो भैया वो तो कहीं और दुनिया से आया है, समझ में आया। तो और न्यूमेरिकल में देख रहा हूँ अभी, अगर आपको अच्छा और अच्छे मिल जाए तो मुझे स्पीड ऑफ एम, हाँ ऐसा भी है। तो एक बात याद आई मुझे, माफ कीजिएगा, मुझे लगा मैंने पिछली वीडियो में मतलब पीछे जो न्यूमेरिकल कराया है मैंने, शायद वहां पे मैंने ये बोल दिया आपसे गलती से कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, माफ कीजिएगा। मुझे लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था मैंने, क्षमा कीजिएगा, मैं सच्चे में भूल गया था। मुझे लगा कि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाया है, तो मुझे अभी अभी ध्यान आया कि इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि भाई स्पीड की वैल्यू तो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो वैल्यू नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्षमा कीजिएगा, जो पीछे वाली जो मेरा पार्ट था जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसमें यूनिट लगा लेना। मुझे लगा भाई वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
मतलब पढ़ाने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, ठीक है, लेकिन वो स्पीड थी तो उसकी यूनिट थी, ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। लेकिन देखो, देर आए दुरुस्त आए, मैंने अभी बता दिया तो सब कुछ बता दिया। हाँ, तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ये एम क्या भैया, एम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ, चलो दूसरा देखते हैं, एनसीईआरटी में देखूं, एनसीईआरटी में ऑल्सो मीडियम लोएस्ट ऑप्टिकल, 2 सेकंड 2 मिनट रुको। आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा, चिंता मत करना। अभी मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन करा के ही जाऊंगा, कोई क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, छाट छाट के है मेरे पास, जब मैंने पढ़ाई की थी तब के भी है मेरे पास क्वेश्चन। तो एक केस बेस्ड स्टडी है, उसको देखो बहुत अच्छी आएगी तुम्हें समझ में। एक केस बेस्ड स्टडी, लास्ट क्वेश्चन है, चिंता मत करो अगर न्यूमेरिकल मैंने, देखो वैसे तो मैंने करवा दिए, घर पे भी प्रैक्टिस किया करो, और घर पे नहीं कर पाते तो चिंता मत करो, रिवीजन सेशन लाऊंगा, और रिवीजन सेशन के साथ साथ मेरी अलग से न्यूमेरिकल वीडियो भी मिलेंगी। पहले ये लाइट चैप्टर तो खत्म कर ले, फिर बायोलॉजी पे आएंगे, फिर बायोलॉजी के बाद आपके पीटी होंगे ना, पीटी टर्म फर्स्ट, तो उसको देखो, पहले न्यूमेरिकल करते हैं, काम की बात नो बकवास, मीडियम केस बेस्ड स्टडी उतार लू, ए बी सी डी, देखो ऐसे आती हैं, देखो तुम समझ में आया, देखो ये एन मतलब मैंने समझाया है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंफ्यूज मत होना 1.33 150 1.52 1.40 नहीं 2.40, केस बेस्ड स्टडी है, ध्यान से देख लो। देखो पहले तो केस बेस्ड स्टडी क्या होती है, केस बेस्ड स्टडी का दूसरा नाम है घुमाने वाले क्वेश्चंस। देखो केस बेस्ड स्टडी पे पूरी एक कथा आएगी, और जो आपके क्वेश्चन पूछे होंगे उस कथा से रिलेट नहीं करती होगी, ऐसा है भाई, तो रिलेट थोड़ा बहुत करेगी। देखो ऐसा है, जो केस बेस्ड स्टडी की जो रेफरेंस आता है, मतलब जो पढ़ने का आता है, उसमें ऐसा बोला होता है, सीधे सीधे नहीं लिखा होता कि रमन उसका चाचा का भाई है, ऐसे बोला होता है रमेश के पिताजी का बेटा, बेटे का भाई, और भाई के चाचा, फिर चाचा के, फिर से रमेश के पापा के, ऐसा ऐसा है केस स्टडी। तो मैं उस निकालना तो उसी में से आंसर है, लेकिन उसको समझकर, तो उसकी तो कोई चिंता नहीं है, आपको हिंदी में मिल जाती है और इंग्लिश में भी आपको मिल जाती है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी का दूसरा नाम घुमाने वाले क्वेश्चंस। तो एक कथा आएगी, आपको ये टेबल मिल सकती है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको बोर्ड में। तो क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चंस पार्ट्स में देखो, इसका फर्स्ट पार्ट है मिनिमम जो है, फर्स्ट पार्ट मुझे उतार लेने दो पहले। हाँ, फर्स्ट पार्ट है किसमें, शॉर्ट तरीके में लिख दूं, बेंडिंग which medium in which medium light bend minimum दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट कहाँ है या, अरे कहाँ है, इसका दूसरा पार्ट है मैक्सिमम वाला आप देख लो, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम हाँ, तो पहले ये पार्ट करो, पहले ये बताओ, ये मुझे किसी का रिफ्रैक्टिव ए बी सी डी मीडियम्स हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो किसी दो को उठाओ,
और देखो किसमें सबसे ज्यादा लाइट बेंड करेगी, ऐसी होती है केस स्टडी। ऐसा नहीं है कि कथा मतलब, ऐसा नहीं है बहुत सारी बड़ी बड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं, उसको बस समझना है और आंसर उसका इतना सही है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के लिए होगा, उसका आंसर इतना है, आपको दिमाग उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। दिमाग करके मतलब कॉन्सेप्ट समझकर होती है कि इसकी स्टडी। इन विच मीडियम लाइट बेंड मिनिमम, किसमें सबसे ज्यादा कम बेंड करेगी। ओ, मुझे लगा मैंने अभी मैक्सिमम बोल दिया था, माफ कीजिएगा, मिनिमम किसमें बेंड करेगी। तो पहले मुझे भी नहीं पता, करके देख, अपने आप से बोला करो मुझे अभी नहीं पता लेकिन मैं निकाल लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा, मैंने पढ़ के आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे माना ए बी, ए की जो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी पर है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब डेंसर। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल खाली रोड पर बाइक चला रहा हूँ तो कितनी रफ्तार से जाऊंगा, और दूसरी रफ्तार से जाता जाता एक भैया ट्रैफिक वाला, भैया इतना ट्रैफिक, मैं पैदल ले जा रहा हूँ बाइक को, मतलब बाइक रोक रखी है, ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कम होगी, डायरेक्शन भी कम होगी, डायरेक्शन भी बढ़ जाएगी, मैं घुमाते बीच में से कभी उधर लेके, ऐसे समझो इस बात को, इससे रिलेट करो। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, अगर ये डेंसर है तो इसमें जो डेंसर नीचे होता है उसमें बेंड ज्यादा करती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, उसको देखते हैं। और मैंने दूसरा का 150, तो एक रे आएगी और एक नॉर्मल खींचे खींचे तो हम ही सकते हैं, तो ये बेंड हो जाएगी। हमने रूल पढ़ चुका हूँ या, तो रूल हमने पढ़ चुके भैया, तो रूल हमने पढ़ चुके हैं। देखो रूल ये है, किसी के दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का, उसमें जितना डिफरेंस उतना ही बेंड करेगा। जैसे 1.33 1.50 में लगभग 20 का अर्थ है, 20 लगभग 20 का 0.20 का फर्क है, तो इसमें बेंड ज्यादा करेगी। मुझे नहीं आता, देखो ए और बी का देख लिया, अब यहाँ पे ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक भैया, ये हमने लिखा आपके बी और सी, बी की क्या है 1.50, सी की क्या 1.52, निकाल के देखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपके 5 मिनट ले जाएगी, केस स्टडी ज्यादा की थोड़ी होती है, घुमाने के लिए होती है, समझना आना चाहिए, क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 0.02 का फर्क, कितना कम फर्क है, देखो कितना कम फर्क है, तो जितना कम फर्क उतनी कम बेंडिंग, लगभग सीधा ही है, लगभग थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा। और ये भी रूल बताया था मैंने, जब ऊपर वाला रेयरर होता है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ही मोड़ दिया ना मैंने, थोड़ी उधर मोड़ दिया है गलती से, थोड़ी इधर, ठीक है, इस तरह इसको देखो, पहले इसकी ज्यादा मुड़ी है कि मेरी, इसकी ज्यादा मुड़ी है, उसकी ज्यादा मुड़ी है, तो अब सी और डी का देख लो। देखो इसको बनाने की जरूरत विजुअलाइजेशन बच्चों के लिए है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता है ना तो ऐसे ही बता देंगे, कैसे बताते हैं वो लोग, ऐसे बताते हैं, इसमें और इसमें कितना फर्क, 0.20 का फर्क, लगभग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अप्रोक्स, यही है एग्जैक्टली, इसमें इसका कितना फर्क 0.02 का फर्क, इसमें इसका कितना फर्क, इसमें भैया लगभग भैया यार एक का फर्क है, एक का 1.0 का, लगभग बता रहा हूँ, लगभग करेक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्स है, अप्रोक्स। और चलो फिर ए टू सी देख लो, ए टू सी का कितना फर्क, 1.33 1.52, इसका भैया 12 का डिफरेंस, नहीं 20 का डिफरेंस, 30 30 20 53, इसका 0.20 का, चलो करेक्ट वैल्यू लिखो, चलो करेक्ट वैल्यू में अच्छा निकलेगा,
तो 7 4 1 17, तो यहाँ पे 17 आएगी, 17 आ गई भैया, 17। यहाँ पे कितना आएगा 52, तो 0.19 आएगा ख्याल से, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा, लेकिन आंसर सही है मेरा, क्योंकि इससे इस वैल्यू से भी निकल सकता है। देखो आंसर सही होने, देखो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस। अब देखो बी टू डी देख लो, बी टू डी में कितना फर्क, ये लगभग एक का ही फर्क, लगभग यार 150, ये 240, 90 का फर्क है, 90 का। यहाँ पे कितना फर्क है, 1 और 22 को निकालिए कितना फर्क है, तो 200, 152 घटा के देख लो, 8 8 और 5 9 5 14, 0.98 का फर्क। तो सबसे जिसमें बहुत कम डिफरेंस है वही उसी का मिनिमम बैंड होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो बना बना कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर 0.02 वाला है, मतलब जब लाइट B2C जाएगी, ये वाला, तो उसमें सबसे कम बेंडिंग होगी। कम बेंडिंग कब होगी, जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा। अब देखो मैक्सिमम, अब अगर तुम मिनिमम समझ गए हो तो मैक्सिमम भी बहुत इजी है, अब तो खुद से ही बता दोगे। जिसमें देखो मिनिमम कौन सा होता है, तो मिनिमम वो जिसमें सबसे ज्यादा मिनिमम डिफरेंस हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब मैक्सिमम वो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस हो किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है, कौन सा बढ़िया, 0.1.98 बड़ा लग रहा है मुझे तो C2D, एक बार C2D, C2D इसका आंसर है, C2D। और अगर आपको पता चल जाए कि मेरा आंसर C2D है तो उसका ये चित्रण भी बनाया मैं, चित्रण, एक लाइट रहेगा ही, उसका सबसे ज्यादा बैंड का गया कितना, 1.52 2.40। देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, जिसमें जितना फर्क, जितना ज्यादा फर्क उतना ही ज्यादा बेंडिंग, जिसमें जितना कम फर्क उतनी ही कम बेंडिंग। तो यहाँ पे C2D। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत अच्छे मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको एक एनवायरमेंट फ्रेंडली का वो किया, फन किया, फन के साथ स्टडी होती है। तो धन्यवाद, और आगे मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।